हेलो एवरीवन। ये हमारा साइंस का फिजिक्स सीरीज का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हम दो पार्ट में डिस्कशन कर चुके हैं। आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं, और अगर आपको ये सीरीज पसंद आए तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा है 20,000 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण है वे पराध्वनिक तरंगें निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। सही है। ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है। नहीं, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है ठोस में, उससे कम द्रव में और सबसे कम गैस में। मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। सही है। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, तो ये भी सही है। पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण नुकसान होता है ओजोन परत को। समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 है। 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होती है। ये गलत है। ध्वनि की गति परिवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। सही है। ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है आयाम से। बिल्कुल सही है। डेसिबल प्रयोग में लाया जाता है वातावरण में ध्वनि की तीव्रता के स्तर को मापने के लिए। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो ध्वनि लगभग होती है 30 डेसिबल। 100 डेसिबल का नॉइज प्रबलता स्तर संगत होता है यंत्र कारखानों के शोर से। WHO के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण 45 डेसिबल, आवासीय क्षेत्रों में 45 डेसिबल से 55 डेसिबल ध्वनि स्तर होता है। शांत क्षेत्रों में 40 से 50 डेसिबल ध्वनि स्तर होता है। वहीं औद्योगिक क्षेत्रों में 70 से 75 डेसिबल शोर स्तर होता है और व्यापारिक क्षेत्रों में 55 से 65 डेसिबल। मनुष्य के लिए शोर की सहज सीमा करीब करीब होती है तो 85 डेसिबल। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है 60 डेसिबल। एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पट्टियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज को सुनता है तो उसे 2 बार आवाजें सुनाई देती हैं। इसका कारण है ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होता है, और इसीलिए पहले इस्पात में आवाज आएगी फिर वायु में आवाज आएगी तो उसको 2 बार आवाज सुनाई देगी। जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तो ध्वनि की गति कम हो जाती है। सही है। किसी भी माध्यम में जैसे ही तापमान को कम करते हैं ध्वनि की गति बढ़ जाती है। नहीं, ध्वनि की गति कम हो जाती है। ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्यूमीनियम के माध्यम में कम रहती है। नहीं, अधिक रहती है, क्योंकि हमें पता है ध्वनि की सबसे अधिक गति ठोस में, उसके पश्चात द्रव में और सबसे कम वायु में। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाता है तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद किया जाता है केवल ध्वनि गुणता, उनकी क्वालिटी के अंतर के कारण। एक सितार में ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं अपगामी और अनुप्रस्थ अनुरणन, मतलब गूंजना आवाज का, विशेषतः बड़े गिरजाघरों में और अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होता है। सही है। दीवारों, छत, धरातल से अपवर्त्य ध्वनि परावर्तन हो सकती है। दीवारों से टकराकर वापस से ध्वनि जब परावर्तित होती है तो उसी ही आवाज का गूंजना कहते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः तप्त होता है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा। सूर्य से हमें कौन सी तरंग प्राप्त होती है? लघु तरंग। और जब लघु तरंग पृथ्वी पर आती है तो पृथ्वी के द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा हमारा वायुमंडल गर्म होता है। एक्सक्यूज मी। इंफ्रारेड एक्स किरणों, दृष्टिगोचर प्रकाश और रेडियो तरंगों में से तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है रेडियो तरंगों की। सुदूर संवेदन तकनीक में प्रयोग होता है विद्युत चुम्बकीय
तरंगों का। एक टीवी सेट को चलाने के लिए टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई का प्रयोग किया जाता है। अवृत्त विकिरण और रेडियो तरंगों का। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए जिस विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है वह है अवृत्त विकिरण। जब टीवी का स्विच ऑन करते हैं तो दृश्य और शब्द दोनों एक साथ शुरू होते हैं। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है आयाम मॉडुलन द्वारा। टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए उपयुक्त तकनीक है आवृत्ति आरोपण। आवृत्ति मॉड्यूलेशन रेडियो वेव्स के बारे में सही है। आवृत्ति मॉड्यूलेशन की आवृत्ति रेंज आयाम मॉड्यूलेशन से अधिक होती है। एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहन तरंगों की आवृत्ति है 10 मेगाहर्ट्ज। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 हर्ट्ज और उसका तरंग दैर्घ्य 35 सेंटीमीटर है तो वह 3 किलोमीटर दूरी करने में समय लेगा 2.14 सेकेंड। इनका मल्टीप्लाई करके आएगा ये आंसर। रेडियो तरंग चुंबकीय क्षेत्र में वंकित होती हैं। गलत। रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुम्बकीय होती है, ये सही है। विद्युत धारा। एक 100 वाल्ट की बिजली के बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगी। हमें पता है 1 यूनिट कब बनती है, जब 1000 वाट को 1 घंटे के लिए जलाया जाए। तो इसमें इसको देखें 100 इंटू 10 इंटू 5 बराबर 5000। 1 घंटे जलाएंगे तब 1 यूनिट बनेगी। 1000 इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे 5 आएगा तो 5 रुपये बनेगा। 100 वाट बिजली का बल्ब 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा 1 यूनिट, क्योंकि 100 इंटू 10 करेंगे तो क्या आएगा 1000। 1000 मतलब 1 यूनिट। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 100 वाट के बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाए तो विद्युत ऊर्जा खर्च होगी 0.4 यूनिट। बिजली की खपत का बिल आधारित होता है किलोवाट प्रति घंटा के मापन पर। 60 वाट का बल्ब 5 घंटे प्रयोग में लाए तो 30 दिन। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे उससे आ जाएगा 9 यूनिट। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है तो सही कथन है। कम प्रकाश बल्ब में रेजोनेंस अधिक होगा, प्रतिरोध अधिक होगा। दो एक जैसे बल्ब को जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी जब दोनों समानांतर क्रम में जुड़े हों। 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा है, धारा 0.5 एम्पियर है तो बल्ब की शक्ति होगी 220 इंटू 0.5 110 वाट। दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान होगा 4.7 किलो ओम। विद्युत विभव के संदर्भ में सही कथन है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को कहते हैं थॉमसन इफेक्ट। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है डायनेमो एवं विद्युत मीटर। डायनेमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं वे वास्तव में है ऊर्जा का परिवर्तक। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं मैकेनिकल ऊर्जा को। जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति विद्युत मोटर। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे वह है बैटरी। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्राय जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फैराडे स्थिरांक है सार्वभौमिक स्थिरांक। वह धातु जो रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है टंगस्टन। निकिल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है कैलकुलेटर में, ट्रांजिस्टर में, कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में। बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है क्योंकि फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता।
बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं होता है, मतलब कुछ एयर रह जाती है उसमें। फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं। जलते हुए बल्ब तंतु का ताप सामान्यतः 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तड़ित चालक इमारतों को नष्ट कर देते हैं, नष्ट होने से बचाते हैं, क्योंकि वो मतलब छत से लेकर उनका जमीन तक कनेक्शन होता है, तो जो आवेश होता है उसको पृथ्वी तक भेज देते हैं। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को आधार अर्थ सिरे से जोड़ते हैं। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हों समान विभव पर। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है चांदी। माइका, तांबा, स्वर्ण तथा चांदी में से विद्युत का सर्वोत्तम चालक है चांदी। मेंज विद्युत प्रदाय में फ्यूज का उपयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में सही कथन है। इसका गलनांक निम्न होना आवश्यक है। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है उच्च प्रतिरोधक शक्ति, निम्न गलनांक। घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाई जाने वाली फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है उसका गलनांक कम होता है और प्रतिरोध अधिक होता है। हेलोजन लैंप का तंतु होता है टंगस्टन एवं सोडियम की मिश्र धातु का बना। एक धातु तार का तापक्रम बढ़ जाता है जब उसके बीच में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। सही है। धातु अणुओं के पारस्परिक संगठन से ऊष्मा ऊर्जा का मोचन होता है। गलत। घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः समानांतर क्रम संबंध है। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार होता है उदासीन तार। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि है 10⁴ ओम। सामान्य ट्यूबलाइट में होती है ऑर्गन के साथ मरकरी। सीएफएल का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। लाइट एमिटिंग डायोड लैंप कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप की तुलना में अधिक लंबी सेवा अवधि प्रदान करते हैं। लाइट एमिटिंग डायोड लैंप कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष होते हैं। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जी डायोड ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड का उपयोग बहुत से साधनों में अंकीय प्रदर्श डिजिटल डिस्प्ले सर्जित करने के लिए किया जाता है। द्रव क्रिस्टल प्रदर्श एलसीडी की तुलना में ओएलईडी प्रदर्श किस प्रकार लाभकारी हैं? ओएलईडी प्रदर्श नम्य प्लास्टिक अवस्तरों पर संविर्चित किए जा सकते हैं। ओएलईडी के प्रयोग से वस्त्र में अंतःस्थापित उपरिवेलनीय प्रदर्श रोल्ड अप डिस्प्ले बनाए जा सकते हैं। ओएलईडी के प्रयोग से पारदर्शी प्रदर्श संभव है। तीनों सही है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है वैद्युत संदीप्ति। सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्तियां एलईडी बत्तियों से भिन्न है, क्योंकि सोडियम बत्तियां प्रकाश को 360 डिग्री में उत्पन्न करती हैं, किंतु एलईडी बत्तियों में ऐसा नहीं होता है। सड़क की बत्तियों के रूप में एलईडी बत्तियों की तुलना में सोडियम बत्तियों की उपयोगिता अवधि कम होती है। सोडियम बत्ती के दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम लगभग एकवर्णी होता है, जबकि एलईडी बत्तियां सड़क प्रकाश व्यवस्था में सार्थक वर्ण सुविधाएं कलर एडवांटेज प्रदान करती हैं। फ्लूरेसेंट ट्यूब प्रतिदीप्ति बल्ब में भरी होती है मरकरी और नियॉन। एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरेसेंट ट्यूब को अधिमान दिया जाता है। क्यों प्रीफर किया जाता है? क्योंकि फ्लोरेसेंट ट्यूब बिजली के बल्ब की अपेक्षा विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन अधिक मात्रा में करती है। श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करती है मरकरी अणुओं को दोलित करके। विद्युत बल्ब के अंदर होता है नाइट्रोजन और आर्गन गैस। प्रतिदीप्ति नलिकाओं के साथ चोक आसंजित होता है। चोक कुंडली है, लाइट वोल्टता बढ़ाती है। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए सीएफएल पारा वाष्प और संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि एलईडी लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करती है, सिलिकॉनियम और जेरिनियम। सही है।
CFL की औसत जीवन अवधि LED लैंप से बहुत अधिक है। नहीं, LED की ज़्यादा होती है। LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है। हाँ, एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति 4 गुना बढ़ जाएगी। 2 तारों की लंबाई, व्यास और प्रतिरोधकताएं सभी 1:2 के अनुपात में हैं। अगर पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो मोटे तार का प्रतिरोध भी 10 ओम में होगा। समान प्रकार की छोटी बूंद 20 वोल्ट तक आवेशित की गई है। यदि n बूंद मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं तो इस बिंदु का विभव होगा n⁻2/3 V। परिणामित्र का प्रयोग वोल्टता के उच्चयन अथवा अपचयन के लिए किया जाता है। परिणामित्र ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग निर्दिष्ट धारा परिधि में किया जाता है। नहीं, गलत। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं ऐसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई अथवा अपचाई करने के लिए। किसी AC जनित्र तथा DC जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि AC जनित्र में सर्पी विलय होते हैं जबकि DC जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। मोबाइल चार्जर होता है एक अपचाई ट्रांसफार्मर। कुछ युक्तियां एवं संबंधित ऊर्जा रूपांतरण नीचे दिए गए हैं। इलेक्ट्रिकल जनरेटर यांत्रिक से विद्युत, सही है। इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत से यांत्रिक परिवर्तन करती है, सही है। डीजल इंजन प्रकाश से विद्युत, नहीं, डीजल से विद्युत होता है। सोलर इंजन रासायनिक से यांत्रिक, नहीं, प्रकाश से यांत्रिक। प्रत्यावर्ती धारा प्रयुक्त नहीं है स्टोरेज बैटरीज को चार्ज करने हेतु। प्रत्यावर्ती धारा को डिस्क धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं रेक्टिफायर। भारत में विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत खपत की गणना किलोवाट घंटे में करती हैं। भारत में विद्युत प्रणाली 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करती है। नहीं, 220। विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है पंखा, टेलीविजन, विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक केटल। पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र का कारण है भूकरोट के अंदर की चक्रण धाराएं। जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है कहलाता है चालक। अतिचालक का लक्षण है शून्य पारगम्यता। वह तापमान जिस पर अतिचालकता अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपए की बचत हो। सामान्य तापमान पर किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप लगभग 288 केल्विन या 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उच्च ताप अतिचालक है सिरेमिक ऑक्साइड। अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन पर शून्य होती है। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है इलेक्ट्रॉन्स एवं होल दोनों के द्वारा। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। निकट अतीत में हिग्स बोसॉन कण के अस्तित्व के संसूचन के लिए किए गए प्रयत्न लगातार समाचारों में रहे हैं। इस कण की खोज का यह महत्व है कि यह हमें यह समझने में मदद करेगा कि मूल कणों में सहमति क्यों होती है। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है संपूर्ण अनंत। तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट और चांदी में से अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। जर्मेनियम, आर्सेनिक, जर्मेनियम, ऑस्मियम, रेडियम में से ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है। जर्मेनियम ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वोपयुक्त पदार्थ है। सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक पदार्थ हैं। तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को वरीयता दी जाती है। लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता है। तो कथन कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की व्याख्या करता है। तड़ित बिजली चमकना से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। अर्धचालक है सिलिकॉन और जर्मेनियम। भारत सरकार ने जामा के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि उसमें से ऐसी धातु, ऐसा तत्व निकाल
सकते हैं जिसका उपयोग ट्रांजिस्टर में होता है वह है जर्मेनियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, तांबा, सीसा में वह तत्व जो अर्धचालक है तो सिलिकॉन। नाभिकीय भौतिकी, मैसॉन की खोज हेडिकी युकावा ने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज CD एंडरसन एवं UF हेस ने की थी। सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत HA बेती ने दिया था। परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण GT सीबोर्ग ने दिया था। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन नहीं, विखंडन कहलाता है। ये गलत है। रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिक की शक्ति कभी नहीं उपलब्ध होगी। उसे यह विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और ऊर्जा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या करता है। वह कण जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है माइक्रोवेव फोटॉन। साइक्लोट्रॉन प्रयुक्त किया जाता है प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए। पेयजल में गामा उत्सर्जन समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि की जाती है प्रस्फुरण गणक के द्वारा। दृश्य किरणों एक्स-रे, परावैंगनी और अवरक्त किरणों में से सर्वाधिक ऊर्जा होती है एक्स-रे में। ऊर्जा के संदर्भ में विभिन्न विद्युत चुम्बकीय किरणों का आरोही क्रम है रेडियो तरंग, माइक्रोवेव, अवरक्त विकिरण, दृश्य विकिरण, परावैंगनी विकिरण, एक्स विकिरण, गामा विकिरण। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन सी विद्युत चुम्बकीय विकिरण में होगी? गामा किरण में, और सबसे कम रेडियो तरंग में। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन से। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, और हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय रिएक्टर में स्वपोषित श्रृंखला अभिक्रिया संभव है क्योंकि प्रत्येक विखंडन अभिक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक न्यूट्रॉन निर्मुक्त होते हैं। सही है। नाभिकीय न्यूट्रॉन विखंडन प्रक्रिया में तुरंत हिस्सा लेते हैं नहीं। द्रुत न्यूट्रॉन ग्रेफाइट द्वारा धीमे किए जाते हैं। हाँ। विखंडन प्रक्रिया में निर्मुक्त हर न्यूट्रॉन आगे और विखंडन की शुरुआत करता है। नहीं, हर न्यूट्रॉन नहीं करता, कुछ क्षणित हो जाते हैं। परमाणु रिएक्टर है आणविक भट्टी। नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे भारी नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत पर काम करते हैं, संलयन पर काम करते हैं। साधारणतः उनकी टोकमाइक डिजाइन होती है। वे बहुत अधिक तापक्रम पर काम करते हैं। सही है। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है जबकि परमाणु बम में श्रृंखला अभिक्रिया अनियंत्रित होती है। आधुनिक आयुर्वैज्ञानिक विज्ञान में नाभिकीय औषधियां नैदानिक एवं उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही हैं। ये वास्तव में है रेडियो आइसोटॉप्स हैं। एक रेडियोधर्मी तत्व नाभिकीय ईंधन जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं थोरियम है वो। भारत के संदर्भ में सही है। मोनाजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है। मोनाजाइट में थोरियम होता है। भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनाजाइट संधारित और निर्यात कर सकते हैं। प्रकृति में यूरेनियम की तुलना में थोरियम के कहीं अधिक भंडार हैं। उत्खनन प्राप्त खनिज से मिलने वाली प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा की तुलना की जाए तो थोरियम प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम नुकसानदेह अपशिष्टजनक उत्पादित करता है। ये सब थोरियम की विशेषताएं हैं। भारत इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर ITER का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। यह प्रयोग सफल हो जाता है तो भारत का तात्कालिक लाभ क्या होगा? यह विद्युत उत्पादन के लिए संलयन फ्यूजन रिएक्टरों का निर्माण कर सकता है। भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के अतिरिक्त नवाचार एडिशनल प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन करने का निहितार्थ है
असैनिक परमाणु रिएक्टर आईईईए के रक्षा उपायों के अधीन आ जाते हैं। भारत में कुछ परमाणु रिएक्टर आईएईए के अधीन रखे जाते हैं, जबकि अन्य सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते, क्योंकि कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूर्ति का। कैडमियम, थोरियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम तत्वों में से परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है, तो कैडमियम परमाणु की श्रेणी में नहीं आता है, जब थोरियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम आते हैं। मोनाजाइट थोरियम, बेरिलियम और क्रोमियम में से अणु शक्ति से संबंधित खनिज नहीं है, तो क्रोमियम नहीं है। यूरेनियम, थोरियम, रेडियम और हीलियम में से ईंधन नहीं है, तो हीलियम ईंधन नहीं है। यूरेनियम, थोरियम, कैल्शियम, प्लूटोनियम में से नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता, तो कैल्शियम का। यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, लेड में से परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग में नहीं लाया जाता, तो लेड को नहीं प्रयोग में लाया जाता। जर्कोनियम, यूरेनियम, मोलिब्डेनम और वेनेडियम में से न्यूक्लियर बम बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है यूरेनियम को। परमाणु बम का सिद्धांत है नाभिकीय विखंडन पर आधारित। रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही है। रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, सही है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम नहीं, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन है। हाइड्रोजन बम आधारित है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर। हाइड्रोजन बम विकसित किया था एडवर्ड टेलर ने। समृद्ध यूरेनियम होता है प्राकृतिक यूरेनियम, जिसकी रेडियोधर्मिता यूरेनियम-235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। यूरेनियम की रेडियोधर्मिता विघटन का अंतिम उत्पाद है सीसा लेड। एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में समय लगेगा 8 महीने। किसी विघटनाविक तत्व की अर्ध आयु 5 वर्ष की होती है। 20 वर्ष बाद विघटनाविक पदार्थों का जो अंश बच जाता है वह है 1/16। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। एस्टेटाइन, फ्रेंसियम, ट्रिटियम और जार्कोनियम में से एक रेडियोएक्टिव नहीं है, जर्कोनियम नहीं है। यूरेनियम 233, 234, 235, 239 में से यूरेनियम समस्थानिक जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र बिजली उत्पादन में इस्तेमाल होता है, तो यूरेनियम 235। यूरेनियम लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम में से विद्युत उत्पादन करने के लिए उपयोग होता है यूरेनियम 235 का। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण। अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल क्षणों का उपयोग नहीं किया जाए तो श्रृंखला प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर, मुंबई में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के वर्तमान निदेशक अजीत कुमार मोहंती हैं। ध्रुव, पूर्णिमा और साइरस हैं भारतीय शोध रिएक्टर। भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर्स में प्रयुक्त होते हैं यूरेनियम 238 कलपक्कम प्रसिद्ध है परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र स्थित है तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी सेंट्रल फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम में है। एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च हैदराबाद में है। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रयागराज में है। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता में है। परमाणु खनिज अनुसंधान एवं अन्वेषण निदेशालय परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आते हैं। गुरुजल बोर्ड, हैवी वाटर बोर्ड और भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड, भारतीय यूरेनियम कॉर्पोरेशन, ये सब परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आते हैं। कलपक्कम परमाणु शक्ति केंद्र तमिलनाडु में है। नरोरा उत्तर प्रदेश, काकरापार गुजरात, ट्रॉम्बे महाराष्ट्र,
राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र रावतभाटा कोटा में है। नरोरा उत्तर प्रदेश में। मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र कलपक्कम में है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में है। उपयुक्त में से परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित हैं नरोरा में और कलपक्कम में, घाटशिला और नंगल में स्थित नहीं है। भारत का वह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो 4 भूकंपीय पेटी में स्थित है, नरोरा यूपी। तमिलनाडु के कुंडनकुलम में रूस परमाणु भट्टियों की जितनी इकाइयों लगाने को राजी हुआ है, तो 6 भट्टियों को लगाने के लिए राजी हुआ है। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 238। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में जो शीतलक प्रयोग में लाया जाता है वह है द्रवित सोडियम। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है मंदक की तरह। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है भारी पानी व सादा पानी का। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो बिजली उत्पन्न करता है विखंडन प्रक्रिया द्वारा। एक ब्रीडर रिएक्टर वह है जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलता है। द न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अब दूसरे देशों को प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिसर्च निर्यात करने की स्थिति में है। इन रिएक्टरों की क्षमता होगी 220 मेगावाट से 540 मेगावाट। काकरापार, कैगा, कुंडनकुलम तथा तारापुर में से वह नाभिकीय शक्ति संयंत्र जिसकी कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है कुंडनकुलम की। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड था स्माइलिंग बुद्धा। पोखरण द्वितीय परीक्षण किया गया था मई 1998 में। मई 1998 में पोखरण में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। पोखरण स्थित है राजस्थान में।